वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए जिंदगी में ना यार, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं चलता है। कई बार कई सारी चीजें हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं, पर लेकिन हो कुछ और रहा होता है उस टाइम पे जिंदगी में। तो हम लोग को उससे हताश निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये बोला गया कि डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ विद क्यूमुलेटिव फेलियर्स। जो भी आप लोग की जिंदगी में आज के डेट में जो फेलियर जिनको आप लोग बोल रहे हैं कि जो आप लोग अचीव करना चाहते थे वो आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। वो आप लोग की सक्सेस को कैंसिल नहीं कर रहे हैं कि आप लोग लाइफ में सक्सीड नहीं हो पाएंगे। वो जस्ट क्या कर रहे हैं, आप लोग की जो सक्सेस है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी कि अभी नहीं तो थोड़ा सा बाद में मिलेगी, पर लेकिन सक्सेस आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो जो भी छोटे छोटे फेलियर लाइफ में आ रहे हैं जिनको आप लोग बोल रहे हैं कि यार जिंदगी बर्बाद हो गई, तो उसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि ये क्यों हम लोगों को ये फेलियर मिला, जिसमें हम लोग सीख कर कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये वाला पैटर्न आप लोगों ने एक बार अपना लिया जिंदगी में, तो फिर आप लोगों का गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को पता है जर्मनी में सबसे शानदार कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है एक, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट। जिस दिन आप लोगों ने अगर अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, आप लोगों ने अपने आप को सेल्फ पनिश करना स्टार्ट कर दिया, वो दिन आप लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा चेंजिंग डे होगा। क्योंकि इसके बाद में जब जब भी आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप लोगों ने कुछ गलती की है, तो आप लोग अपने आप को अपने आप पनिश कर पाएंगे। और ये जो पनिशमेंट होगा ये हमेशा आप लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप लोग जो एक बार डिसाइड कर चुके हैं उसको फॉलो करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कोई और आप लोग अगर पिटाई करेगा कि हाँ टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, नहीं, अपने आप को पनिश कीजिए। जो चीज आप लोगों को लगता है कि हाँ आप लोगों को करनी चाहिए, खासकर अगर आप लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करेगी कि नहीं यार इस तरीके से मुझे लेकर चलना चाहिए। तो ये चीजें इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ में, तो कुछ भी आप लोग अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। काफी शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है यार, सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। इसी के साथ में कई सारी नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर बात करें तो कल आप लोगों को देखने को मिला जो टोक्यो के अंदर पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, उसमें हमारी शानदार परफॉर्मेंस अभी देखने को मिली। तो उसी में यहाँ पर जो अवनी है और जो सुमित है उनके द्वारा झंडे गाड़े गए, जो गोल्ड का फील्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो टोटल अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो हमारी कंट्री की काफी अच्छी पोजीशन आ गई। यहाँ पर 26वें नंबर पर हम लोग आ गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड 4 सिल्वर 1 यहाँ पर ब्रोंज, टोटल 7 मेडल हैं। आप लोगों को पता होगा जब ओलंपिक गेम हमारे देश में हो रहे थे तो टोटल 7 मेडल उनके द्वारा जीते गए। अभी यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 7 मेडल जीत चुके हैं, और हम लोग बैठे हुए हैं अभी कब यहाँ पर 31 अगस्त में बैठे हुए हैं। 5 सितंबर तक ये गेम चलने वाले हैं। तो अभी भी हमारे पाँच में टोटल मिलाकर 6 दिन अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी और परफॉर्मेंस अच्छी मानी आने वाली है, यानी कि बोल सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी और भी आगे काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी देखिए हमारे पास में जो मेडल आए हैं, तो अवनी के द्वारा शूटिंग में गोल्ड जीता गया है। यहाँ पर सुमित के द्वारा एथलीट यानी कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता गया है। इसी के साथ में भाविना के द्वारा टेबल टेनिस में यहाँ पर ये सिल्वर जीता गया है। इसी के साथ में यहाँ पर नसद के द्वारा एथलीट यानी कि जो हाई जंप में इनके द्वारा जो सिल्वर जीता गया। योगेश के द्वारा यहाँ पर डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीता गया। देवेंद्र के द्वारा यहाँ पर जेवलिन थ्रो में यहाँ पर अभी जो है सिल्वर जीता गया। और सुरेंद्र के द्वारा यहाँ पर जेवलिन थ्रो में यहाँ पर हमारे द्वारा ब्रोंज जीता गया। तो भाला फेंक में एक शानदार परफॉर्मेंस अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आगे और क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आने वाली है। तो अभी इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, खासकर अभी फिलहाल जो है हमारी कंट्री में इस ओलंपिक के बाद में आप लोगों को काफी पैटर्न चेंज नजर आएगा। लोग जो है गेम पर और ज्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे, और यही तो चाहिए। जिससे चाइना बैठा हुआ है टॉप पर 54 मेडल के साथ में, और हम लोग कहाँ 26वें नंबर पर है। इवन यूएसए को भी बहुत पीछे पछाड़ दिया है। यूएसए से ऊपर तो रसिया हो गया और ग्रेट ब्रिटेन हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं 119 मेडल के साथ में यहाँ पर चाइना बैठा हुआ है। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो काफी आज का ये कल का जो दिन था काफी शानदार रहा। आई होप कि ऐसा ही दिन आज का रहे और हमारी कंट्री जो है वो फ्लाइंग कलर के साथ में सामने निकल कर आए। अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे देश की यहाँ पर दिखनी चाहिए, खासकर अगर देखा जाए हर एक तरीके से। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। आगे के लिए दुआएं करो यार, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है यहाँ पर। और खासकर पैरा एथलीट जो होते हैं यार, उनको अगर आप लोग देखो ना, तो मोटिवेशन का सोर्स आप लोग बोल सकते हो उन इंसानों को। किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, और उसके बाद भी इंसान अपना नाम तो रोशन किया, देश का भी नाम रोशन कर दिया। और आप लोगों के पास में तो सारी चीजें हैं, सारे हाथ पैर पूरा फुल बॉडी है। आप लोग अगर इस चीज को इस तरीके से देखकर चलते हो तो सोचिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा जिंदगी को देखिए यार, हमेशा अपनी नेगेटिव पहलू पर मत नजर डाला कीजिए, पॉजिटिव चीजें भी देखिए। अगर किस चीज की कमी है आप लोगों के पास में, बस डेडिकेशन की, अपने आप को एक सही डायरेक्शन देने की, तो सोचिए जरा कि क्या आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में इसका आंसर दूंगा। बात की जा रही है यहाँ पर पाकते माउंटेन के बारे में। तो बोला जा रहा है यहाँ पर जो ये एक माउंटेन है ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर है, चाइना रसिया के बॉर्डर पर है, रसिया या फिर मंगोलिया के बॉर्डर पर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैप बेस्ड, और जब भी मैप बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं तो आप लोग उसको जरूर निहारा कीजिए, अच्छे से जाकर मैप में आसपास वाला एरिया भी देखा कीजिए, इग्नोर नहीं करना है, चीजों को ढंग से आप लोग को लेकर चलना है, तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आर्टिकल जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो आप लोगों के चक्षु खोलने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों से यहां पर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जैसा मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या चाहते हैं कि आप लोगों की जो पूरा ईयर का जो करंट अफेयर आने वाला है उसमें कई सारे बच्चे जो बोले हैं सर मॉर्निंग में 6 बजे डाल दो, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे। आज आप लोग और सजेशन दे दीजिए जो भी आप लोगों के माइंड में है, कल फिर वो वीडियो उसी हिसाब से मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा पहले टेलीग्राम पर, आप लोगों को पता चल जाएगा वो वीडियो किस टाइम आने वाली है। वो बहुत शानदार वीडियो आप लोगों की रहने वाली है, एक काफी अच्छी मैराथन चलेगी जिसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर आप लोगों का एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा, काफी अच्छे वाला, यानी कि आप लोगों के कंफर्ट जोन में वो रख कर जाएगी। तो अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा वो वीडियो, उसमें आप लोग एक तरीके से फाइनल एक ब्रशअप आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो जो भी अभी रिसेंटली आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं उनमें काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है, इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगी। तो अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। यहां पर बात की जा रही है अब बस, यानी कि और नहीं, माई बॉडी माई राइट्स, यानी कि जो मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, उसके ऊपर मेरा हक है। ये बेसिकली यहां पर हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट किया गया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लड़कियां जो हैं अगर आज के डेट में शादीशुदा हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो यहाँ पर परिवार डिसाइड करता है कि अगर लड़की है तो रखनी है नहीं रखनी है, तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली भ्रूण हत्या होती है आप लोगों को नजर आएगी यहाँ पर। तो एक तरीके से ये पूरा हक जो होना चाहिए वो लड़की का होना चाहिए, उसको डिसाइड करने दो कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पर ये मैरिटल रेप के ऊपर है, यानी कि विवाह एक अगर किसी लड़की का हो जाता है तो उसके हस्बैंड को हक नहीं मिल जाता है कि यहाँ पर वो किसी भी तरीके से उसको ट्रीट करे, उनको दोनों के बीच में सहमति हो तो ही उनकी जो जिंदगी है वो आगे बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने मिल्खा सिंह मूवी देखी है, ये मूवी का सबसे गंदा सीन मुझे लगा था जब यहाँ पर ये टेंट में थे और इसके जो हस्बैंड थे उनके द्वारा फोर्सफुली यहाँ पर फिजिकल रिलेशन इनके साथ में बनाए गए थे। तो ये वाला जो सीन देखने को मिला था, ये इस मूवी का मुझे सबसे ज्यादा घटिया सीन देखने को मिला था कि इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है। तो शादी तुमको अधिकार नहीं देती है कि किसी भी तरीके से तुम वाइफ को ट्रीट करो। ठीक है, तो ये वाली बात है कि नॉर्मल तरीके से अगर वही काम कोई और इंसान कर रहा है तो उसको हम लोग रेप बोल दे रहे हैं, पर लेकिन हस्बैंड को परमिशन मिल चुकी है ये सारी चीजें करने की। तो इसके चलते कुछ इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के सामने डेटा है, अगर कल को कुछ लिखने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर इसके बारे में तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर एग्जाम में आप लोग इसको कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई यूएन बता रहा है कहीं पर और कोई यहाँ पर इक्वलिटी सर्वे के बेस पर बात बताई जा रही है। ये सारी चीजें प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट के थ्रू एक ऐसी चीजें हैं जिसको आप लोग कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग के अंदर में। बोला जा रहा है मोर देन 2/3 जो मैरिज है वुमेन इंडिया के अंदर में, उनकी शादी जो हो जाती है वो 15 से लेके यहाँ पर 49 के बीच में हो जाती है, यानी कि 15 से लेके 49 ईयर की एज में जो महिलाओं की शादी हो जाती है तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। कोई तो उनको काफी लार्ज स्केल पर उनकी पढ़ाई होती है, कई बार उनको फोर्सफुली सेक्स करना पड़ता है, इसी के साथ में सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं रहती है। और ये बात बोली जा रही है यहाँ पर यूएन जो पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा कि शादी के बाद जो महिला रहती है, खासकर जो लड़की रहती है, उसकी कंडीशन जो है वो काफी दयनीय हो जाती है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि सीधा सीधा ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि आज के डेट में शादी में अगर कोई औरत जा रही है तो उसको उसकी जिंदगी जीने का अधिकार जो है छीन लिया जाता है, उसके ऊपर सारा जो अधिकार है वो हस्बैंड का और उसके परिवार का आ जाता है, उसकी खुद की लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसा यहाँ पर बोला गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर बात की जाए यहाँ पर वाइफ के साथ में, पार्टनर के साथ में जो फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, अगर पांच ऐसे अगर मतलब कि कपल को लिया जाए जो कि आपस में फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो 5 में से कम एक ऐसा मिल जाता है जो कि यहाँ पर एक तरीके से इस कैटेगरी में आता है कि फोर्सफुल यहाँ पर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, सेक्स किए जाते हैं शादी के बाद में। तो उसमें यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को महिला जो है वो प्रताड़ित होती हुई पाई जाती है। ये किसके द्वारा बोला गया? ये बोला गया इंटरनेशनल मैन और जेंडर इक्वलिटी सर्वे के द्वारा ये बात यहाँ पर बोली गई। यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में आज तक जो फोर्स मैरिज है उसको बेसिकली जो फोर्स एक जो मैरिज होती है उसमें फोर्स जो फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं रखते हैं, यानी कि वो कोई अपराध नहीं है, वो हक है उनका और वो आपस में इसको अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जबकि कई जगह दिक्कतें देखने को मिलती हैं।
ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल मिलाकर 104 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने जो मैरिटल यानी कि शादी के बाद में अगर कोई फोर्सफुल फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसको रेप की कैटेगरी में रखा गया है। पर लेकिन जैसे कुछ कंट्री इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, ये अब तक इस कैटेगरी में नहीं आई है। खासकर चाइना और इंडिया जो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है और जहां सबसे ज्यादा ये हरकतें देखने को मिलती हैं, वो अब तक भी इस कैटेगरी में नहीं है। तो इसको कम से कम यहां पर काम करना चाहिए। तो आप लोग ये बोलेंगे ये आर्टिकल आ कहां से गया? अभी हमारी कंट्री में हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर एक केस गया बेसिकली लोअर कोर्ट में। जब लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में यहां पर ये केस गया तो उनके द्वारा, जब उनकी एक वाइफ है उसके द्वारा अपने हस्बैंड पर ये सारे चार्ज लगाए गए कि उसकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बर्बाद चल रही है, हस्बैंड जो है उसको किस तरीके से ट्रीट करता है। तो एक वाइफ जो है वो कोर्ट में पहुंची तो लोअर कोर्ट ने क्या किया, यहां पर सेक्शन 376 रेप का चार्ज लगा दिया। सेक्शन 377 यहां पर जो इंटरकोर्स किया जाता है अगेंस्ट द नेचर, यानी कि एक तरीके से कुछ इस तरीके से नहीं, एक तरीके से एनल सेक्स करना, वो वाली चीजें, तो एक तरीके से उसके ऊपर जबरदस्ती अगर की जाती है तो वो वाला आता है सेक्शन 377 में। ये इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के बारे में बात कर रहा हूं। अगर बात करें यहां पर सेक्शन 498 के अंदर में क्रुएल्टी के साथ में अगर कोई कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, वाइफ के साथ में क्रुएल्टी की जाती है हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा, तो सेक्शन 498 यहां पर लगता है। जब यहां पर छोटा कोर्ट था, नीचे वाले कोर्ट ने यहां पर ये सेक्शन इसके ऊपर लगाए, तो जो जिसके ऊपर सेक्शन लगाए गए थे वो पर्सन जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच गया। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने बोला कि हमारी कंट्री में यार आज की डेट में ना अगर हस्बैंड कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसको हम लोग रेप नहीं मानेंगे। तो उसके द्वारा बोला गया कि जो सेक्शन 377 है, यानी कि गलत तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाना, ये सही है, ये आप लोग लगा सकते हो। सेक्शन 498 लगा सकते हो, क्रुएल्टी के बारे में बात की जा रही है, ये दोनों सेक्शन सही है। पर सेक्शन 377 आप लोग रेप का नहीं लगा सकते हो यहां पर। तो इसको मना कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, ये बोलकर कि जब आप लोग इंडियन पिनल कोड के अंदर आप लोग जाकर झांकोगे एक बार, तो वहां पर जो सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 375 तक जो भी सेक्शन है, वहां पर डेफिनेशन जो रेप की दी गई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की दी गई है, उसमें कहीं पर भी जो वाइफ के साथ में अगर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, अगर वो 18 साल से ऊपर की है तो उसको हम लोग रेप नहीं मानेंगे। अगर 18 साल से नीचे की अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और वहां पर फिजिकल रिलेशन उसके साथ में बनाए जाते हैं तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ये ऑलरेडी हमारे देश में कानून है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये हाई कोर्ट के द्वारा जो यहां पर इसको बोल दिया गया कि ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आखिर किस बेस पर यहां पर अब हाई कोर्ट यहां पर इसमें डिसीजन देता? क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के तो हाथ बंधे हुए हैं। हाई कोर्ट ने जो भी यहां पर डिसीजन दिया वो बाउंड है यहां पर लॉ से, क्योंकि लॉ हमारी कंट्री में यही कहता है। अब लॉ से ऊपर जाकर तो हाई कोर्ट यहां पर बोलेगा नहीं, तो इसलिए हस्बैंड को यहां पर छूट मिल जाती है कि उसको इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कोई पनिश नहीं करेगा। तो मैरिज के अंदर जो भी सेक्स हो रहा है, जो भी फिजिकल रिलेशन बनाया जा रहा है, उसको ये बोला जा रहा है कि दोनों की इच्छा से हो रहा है। ये एक तरीके से नेचुरली मान लिया गया है, चाहे वो इच्छा से हो चाहे वो इच्छा से न हो। तो ये बिल्कुल एक तरीके से कोर्ट भी ये मानता ही है, क्योंकि एक तरीके से इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है हमारी कंट्री में। नो अदर कंक्लूजन यहां पर इसमें ओपन कोर्ट में, क्योंकि अभी लॉ ऐसा कोई है ही नहीं है जो इसके बारे में बात करें। एक बार यहां पर ऐसा हुआ था हमारी कंट्री में, लॉ कमीशन के द्वारा जब 42nd रिपोर्ट लाई गई यहां पर, तो उसमें थोड़ा सा किया गया कि हाँ जो मैन है विद हिज माइनर वाइफ अगर कुछ ऐसी चीज देखता है तो उसको यहां पर बोला गया था कि इस रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। पर लेकिन ज्वाइंट जो कमेटी थी जब उसके पास में प्रपोजल पहुंचा तो उसने इसको खारिज कर दिया गया, यानी कि आशा की जो किरण थी वो यहां पर खत्म हो गई। तो अगर बात करें तो इंडियन जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर कोई भी ऐसा अब तक प्रोविधान नहीं है जहां पर आप लोग यहां पर ये काम कर सको। तो इसलिए कोर्ट के हाथ में कोई पावर ही नहीं है, कोर्ट को जबरदस्ती यहां पर बंद कर रहना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, अगर कोई इस तरीके से कंडीशन हो रही है तो अगर आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, जो कि 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। इसमें आर्टिकल 21 जो है वो आप लोगों को राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। राइट टू लाइफ यानी कि आप लोग की जो लाइफ है वो डिग्निटी वाली होनी चाहिए। पर लेकिन जब हम लोग डिग्निटी वाली लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ये डिग्निटी वाली लाइफ रही नहीं है। एक जो वुमेन है, एक जो महिला है, एक जो लड़की है, उसको फोर्स किया जा रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो मुद्दे पर कहीं ना कहीं उसकी इच्छा के खिलाफ यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो कहां से हम लोग आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर बोल सकते हैं राइट टू लाइफ है? तो संविधान के अंदर जो सेक्शन 375 है जिसके अंदर आप लोग बात करिए, जो कि यहाँ पर जो मेल है अगर बात करें जो कि यहाँ पर अपनी जो वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है तो ये उसको रेप की कैटेगरी में डालते ही है। तो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 375 तो वो एक तरीके से वॉयलेशन कर रहा है आर्टिकल 21 का, वो यहाँ पर राइट टू लाइफ के बारे में बात ही नहीं कर रहा है अगर इस तरीके से देखा जाए। और ये सारे जो लॉ बनाए गए थे ना यार, ये अंग्रेजों के टाइम पर बनाए गए थे। अंग्रेज हमेशा उन चीजों को आगे लेकर आना चाहते थे जो उनके फायदेमंद हो, इन चीजों पर ये काम ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे उनका कोई रिलेशन ही नहीं रहता था, तो इनको वो कंप्लीटली इग्नोर मारते थे। तो इसलिए यहाँ पर ये बातें बोली गई कि किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल रहे हो। दूसरा आप लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो राइट टू इक्वालिटी अगर आप बात करें
आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक बातें करती है। तो कहां की राइट टू इक्वलिटी रह गई आज के डेट में यहां पर, क्योंकि आप लोग एक तरीके से वुमेन को अगर देखकर चला जाए उसमें इक्वल मान ही नहीं रहे। अगर वो शादी हो जाती है उस महिला की तो उसके साथ में वो सारी चीजें हो रही है, वो सारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, पर लेकिन शादी नहीं हो रखी है उस महिला की तो सब उसको बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो एक तरीके से शादी इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि शादी होते ही उस इंसान की जिंदगी जो है वो कंप्लीटली खत्म कर दी गई। इसीलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सोसाइटी में आज के डेट में कंडीशन कुछ ऐसे निकल कर आ रही है कि लोग जो है वो शादी से ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि फोर्सफुल कुछ नहीं होगा। जब भी लगेगा फोर्सफुल हो रहा है तो अपना निकल कर चले जाएंगे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। एक ही तो लाइफ है उसमें, ऐसा थोड़ा ना कि उसको बर्बाद कर देंगे इसके चक्कर में। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर बातें करनी चाहिए, कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। और हमारी कंट्री में भी इसके बारे में बातें की गई थी। आप लोगों को याद होगा 2012 का जब निर्भया केस आया तो ये मैरिटल रेप वाला मुद्दा काफी ऊपर कर सामने आया था। रीजन क्या था याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आंसर दोगे। जस्टिस वर्मा कमेटी थी यहां पर जो कि बनाई गई थी निर्भया रेप केस के बाद में, और जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा बोला गया था कि मैरिटल रेप जो है उसको यहां पर रेप की कैटेगरी में डालो यहां पर लेकिन वो भी अब एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको भी साइड में कर दिया गया। तो वुमेन की डिग्निटी को लेकर यहां पर बातें की गई थी। वैसे इनके द्वारा कई सारे मुद्दे बोले गए थे जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा, आप लोग को अगर याद हो इसके बारे में पहले कई बार बात की थी। उन्होंने जो फोकस किया था वो फोकस किया था कि इंप्लॉयमेंट, अगर कोई जो एक तरीके से कोई महिला अगर वर्क प्लेस पर है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो इसके बारे में उनके द्वारा बात की गई थी नॉर्मली कि अगर कोई महिला बाहर काम करने जाती है कहीं पर तो उसके साथ में कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ में होता है, उसके साथ में छेड़खानी होती है, तो वहां पर किस तरीके से एक डिग्निटी के साथ में एक महिला काम कर सकती है, उसके लिए यहां पर बात की गई थी। कैसे कंप्लेंट वगैरह करनी है, डोमेस्टिक वर्कर किस तरीके की चीजों को लेकर चलेंगे, क्या क्या एक्ट है उसके लिए, तो इसको रोकने की बात की गई थी। पर यहां पर जब बात की गई तो इसमें यह मुद्दा काफी सामने निकल कर आया कि मैरिटल रेप को भी इसमें इंक्लूड करके चला जाए। और अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग जाएंगे तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये यहां पर बोलता है कि चाहे किसी भी लेवल पर आप लोग बात करिए, फिजिकल सेक्सुअल मेंटल इस तरीके से कोई भी हरासमेंट महिला का नहीं होना चाहिए। उनकी भी लाइफ है, उनकी भी प्राइवेट लाइफ है, उनकी भी डिग्निटी होनी चाहिए। तो यूएन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसके द्वारा भी इंडियन गवर्नमेंट को यह रिकमेंड किया गया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दो आप लोग भाई साहब, वरना बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो दिक्कत में रहेगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों के देश में महिला जो है वो किस दयनीय कंडीशन से गुजर रही है। तो इसके बारे में लो होना चाहिए, कम से कम कोर्ट के तो हाथ खोलो कि कोर्ट डिसाइड कर सके कि चल क्या रहा है यहाँ पर ये, तो उसके चलते यहाँ पर ये बातें की गई। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो। पर लेकिन दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये भी है, देखिए हमारी सोसाइटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, तो उसके चलते आप लोगों ने देखा हो कई सारे लो जो होते हैं उसके चलते यहाँ पर ये रहता है कि उनको गलत मिसयूज भी किया जा सकता है। तो उसके चलते भी कई सारी बार ये बोला जाता है कि अगर ये हो गया तो शादी का जो एक पवित्र रिलेशन जो संबंध माना जाता है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ नजर आएगा, जिसमें हमारी सोसाइटी जुड़ी रहती है। तो उसके चलते यहाँ पर इस चीज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको हम लोग उस कैटेगरी में नहीं रखते, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। बाकी चलिए जो भी है, आप लोग की क्या राय है, अगर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया में आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बताइए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। बोला जा रहा है कि यहां पर द नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिटल रेप इन इंडिया इज ए ड्रेडफुल स्लर ऑन द डिग्निटी एंड द ह्यूमन राइट ऑफ द वुमेन, ठीक है। तो ये बात बोली गई है, यानी कि भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर अपराधीकरण महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकार पर एक भयानक कलंक है। इसके ऊपर आप लोग को टिप्पणी करनी है। तो शानदार क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, वहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो ये अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको 200 से 250 शब्द में लिख सकते हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 से लेकर आप लोग इसको लगभग 150 शब्द तक आप लोग लिख लीजिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। फेसबुक पर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं और टेलीग्राम के ऊपर भी। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर टेलीग्राम क्या किस तरीके से आंसर देना है। तो टेलीग्राम अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये है बेसिकली टेलीग्राम। यहाँ पर सारी पीडीएफ आप लोग की प्रोवाइड करा दी जाती है। और यहाँ अगर आप लोग जाएंगे तो मैंने लिंक भी दे रखा है हर एक पीडीएफ के नीचे। यहाँ देखिए ये है आंसर राइटिंग के लिए, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीर तालियान वाले आप लोग ग्रुप में पहुंच जाएंगे। और डायरेक्ट आप लोग अगर चाहते हैं पीडीएफ वाले ग्रुप में और जहाँ पर और भी चीजें शेयर की जाती हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्टडी लवर वीर के नाम से ये सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाते हैं। पर लेकिन आप लोग हैं कि उनको उस तरीके से देखते ही नहीं है, यानी कि आप लोग जो है चीजें अवेलेबल तो है पर लेकिन उसको इस तरीके से नहीं देखते हैं, ठीक है। अभी लग रहा है इंटरनेट नहीं है, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। ये घूम ही जा रहा है।
ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए कई सारे बच्चे जो है यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये देखिए अच्छे खासे आंसर यहाँ पर पोस्ट किए जा रहे हैं सबके नीचे। अगर आप लोग जाओगे जिस भी वीडियो के नीचे तो आप लोग अपना आंसर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पर, और बाकी का जो पीडीएफ वाला ग्रुप है उसमें आप लोग जाकर इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, दूसरा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,35,000 से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। इसी में पॉलिटी की सारी पीडीएफ ऊपर पिन कर रखी है मैंने। अगर आप लोग देखें यहाँ पर ये सारी जो पीडीएफ है ना, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी पीडीएफ आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी जो मैंने यहाँ पर पिन कर रखी है। सारी पीडीएफ आप लोग यहाँ पर आराम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी पीडीएफ। और वीडियो जो है पॉलिटी की उसके नीचे भी सारे लिंक आप लोगों को पीडीएफ के मिल जा रहे हैं, उनको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आसान हो गया आप लोगों के लिए, वरना आगे चलकर देखिए ये चीजें फिलहाल अभी यहीं पर है। जब कभी वेबसाइट वगैरह होगी तो उस पर कई सारी चीजें और देखने को मिलेगी आप लोग की। तो फिलहाल आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर आप लोग आसानी से चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें पिन कर रखिए। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो वो वाली भी मैंने एक जगह सारी वीडियो पिन कर रखी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे बेस्ट टाइम टेबल बनाना है, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे आप लोग को यहाँ पर एस्से लिखना चाहिए, कैसे सी सेट कवर करना चाहिए, किस तरीके से गूगल मैप यूज करना है, पॉलिटी के सारे लेक्चर। तो सारी चीजें तो अवेलेबल है, बस ये है कि आप लोग को बोलने के बाद भी आप लोग एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो हल्का सा जाकर यहाँ पर सर्च कर ले कीजिए, सारी चीजें आप लोग को इकट्ठी मिल जाएंगी एक जगह, ठीक है। क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, अब इसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को अच्छे से। बाकी तो मैंने आप लोगों को बताई रखी है चीजें। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली है क्या, समझ लेते हैं। हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास में यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे आए निकलकर, जो पहले लंबे समय से, हालांकि जब 2014 में हमारे देश में इलेक्शन हुए तो बोला यह गया था कि उस टाइम पर कि 100 दिन के अंदर अंदर जो भी क्रिमिनल केसेस पड़े हुए हैं जिनके खिलाफ, उनको उठाकर जेल में डाला जाएगा और इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। पर लेकिन ऐसा कुछ देखते हुए यहाँ पर नजर आया नहीं हमारी कंट्री में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर 2 डिफरेंट जजमेंट में कंसर्न जारी किया गया कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इसके मुद्दे पे समझना है तो मैं आप लोग यहाँ पर दिखाऊंगा, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, ये आप लोग ढंग से देख पाएंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ये यहाँ पर बात की जा रही है 2004 में 24% के करीब जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर क्रिमिनल के केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2009 में ये जो केस थे ये बढ़कर 30% यहाँ पर बढ़ गए। 2014 में ये केस जो थे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 34% हो गए। 2019 में ये केस जो थे ये 43% हो गए। यानी कि जो भी हम लोग वोट यहाँ पर डाल रहे हैं आज के डेट में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्रिमिनलाइजेशन काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को पॉलिटिक्स का होता हुआ नजर आ रहा है। आज के डेट में जो आप लोग वोट जिनको दे रहे हैं जाकर, वो वहां पर कोई ना कोई किसी न किसी केस में दबा बैठा है। पर लेकिन कंडीशन क्या है, हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी, इसका कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, हमारी कंट्री में जो लॉ बनाने वाले हैं वही आज की डेट में हमारी कंट्री में लॉ को बेसिकली ना फॉलो करने वाले देखने को मिलेंगे। तो यहां पर 9 पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके द्वारा अभी यहां पर गिल्टी पाई गए कॉन्टेम्प्ट के केस में, जो कि यहां पर कोर्ट के द्वारा फरवरी में बोला गया था कि आप लोगों के अगर कोई भी क्रिमिनल केसेस हैं तो उनको लोगों तक पहुंचाइए, वेबसाइट सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट कीजिए। पर ऐसा नहीं किया गया। अनदर एक और केस ऐसा निकल के आया जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं अगेंस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि सांसद और विधायक के खिलाफ। तो यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं, उनके केस जो है, जहां पर मान लीजिए आज के डेट में कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है केरला के अंदर में, पहले कोई और थी, तो यहां पर क्रिमिनल केस लग गया, वही गवर्नमेंट आ गई जिसके यहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक के ऊपर केस लगा, तो उन्होंने आते ही पहले केस हटा लिए। तो कोर्ट ये बोल रहा है कि अपने आप नहीं हटाओगे आप लोग, हाई कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा ऐसे क्रिमिनल केस को विड्रॉ करने के लिए। तो ये बातें बोली गई। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स का आप लोग के सिलेबस के अंदर भी टॉपिक है, पेपर 2 के अंदर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो रीजन क्या होता है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अगर बोले कि यहाँ पर पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन होने से बचाना है, तो कोई सामने निकल कर नहीं आता, कोई लॉ नहीं बनाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं ना, कोई उसमें साथ में मिलकर नहीं आता है। 33% रिजर्वेशन तक देने के लिए तैयार नहीं है महिलाओं को, और तो क्या करेंगे। तो इससे समझ सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर अभी भी हमारी कंट्री में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है जो कि पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी यानी कि अपराधी जो भरे पड़े हैं उनको निकाला जा सके। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, जो भी यहाँ पर अभी ऑलरेडी लॉ है उनको भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ पर यह कि लोग जानते हैं इन चीजों के बारे में, यानी कि समझते हैं कि हाँ ये इंसान जो है वो सही नहीं है देश के लिए, पर फिर भी उसको वोट डालते हैं अपनी कास्ट का देखकर, अपने रिलीजन का देखकर, अपने रीजन का देखकर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सारे मुद्दों पर पानी फेर देती है। यानी कि हम लोग खुद पॉलिटिशियन को गाली देते रहते हैं और हम लोग खुदों के पास में जब ऑप्शन आता है यहाँ पर चेंज करने का तो हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। बाकी आप लोगों ने कई सारे केसेस अभी ऐसे देखे होंगे, उन्नाव वाला केस निकल कर आया, कई सारे केस थे जब मसल पावर एक साथ में आ जाती है, यानी कि
यानी कि एक तरीके से मसल और मनी पावर, यानी कि एक तरीके से अच्छी खासी पोजीशन पर है इंसान और पैसा भी है, तो फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर अपनी जिंदगी को एंजॉय करेगा, चाहे कितने भी रेप करे, कितने मर्डर करे, वो इंसान आराम से निकल कर चला जाएगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमारे देश में। आगे अगर बात करें यहाँ पर जो एफर्ट है, इसके जो इफेक्ट है उसके, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डेमोक्रेसी कहने के लिए डेमोक्रेसी रह गई है, और सुटेबल कैंडिडेट जो है वोटर को वो लिमिटेड मिलता है, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। इसकी वजह से जब कोई गलत इंसान किसी गलत पोस्ट पर जाकर बैठ गया, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि वो गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करा पाएगा? क्या आप लोगों को लग रहा है कि लोगों के फायदे के बारे में वो काम करेगा? क्या आप लोगों को लग रहा है वो डेमोक्रेसी को आगे लेकर चलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। इसी के साथ में जो इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, जब इस तरीके से इंसान आकर बैठ जाता है, कोई पॉलिटिशियन आकर ऐसा बैठ गया, उसको उल्टी सीधी हरकतें करनी है, उसके नीचे कोई आईएएस बैठा है, कोई आईपीएस बैठा है, तो होगा क्या वहां पर एक तरीके से उसको भी सप्रेस करेगा, पब्लिक सर्वेंट भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, और पता चला पब्लिक सर्वेंट भी उसी नेता की कैटेगरी का है, तो फिर तो जनता की तरह इमाम हो जाएगी, ये समझ सकते हैं। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में जो लोगों का फेथ है यहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर, वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आएगा। ऐसी दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इनके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। ये सारे वो मुद्दे हैं जिनको हम लोग को बेसिकली सुलझाना चाहिए, वरना आगे और दिक्कतें यहाँ पर होती नजर आएगी। आप लोग ये बोलोगे क्या इसके ऊपर हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं है, तो क्या इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है? तो लीगल एस्पेक्ट से अगर देखिए, अगर डिस्क्वालीफाई करना है क्रिमिनल कैंडिडेट को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के अंदर तो कोई ऐसा प्रोविजन रखा नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा था यार हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा यार ऐसा कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना करेगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग देखकर चलिए, पॉलिटिशियनों ने ही मिलकर उस टाइम पर जो हमारे देश में पॉलिटिशियन बने, जैसे कि आप लोग सारे, जैसे कि उस टाइम पर अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भीमराव अंबेडकर जी, तो ये सारे जब यहाँ पर पावर में आए, पॉलिटिशियन बने, तो उस टाइम पर इनको भगवान की तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। पर लेकिन आगे चलते चलते वो लालच बनना स्टार्ट हो गया, आगे चले 10-15 साल 20 साल में चीजें बढ़ी, तो फिर गलत चीजें होना स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम पर तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ करेंगे अपने ही देश के लोग, अपने ही देश के लोगों के साथ में, तो पर लेकिन अब हो रहा है यहाँ पर ये, तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो इंडियन संविधान के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि पार्लियामेंट और या फिर आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इसका कोई प्रोविजन लेकर आए। पर लेकिन आगे चलकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में कुछ ऐसी बातें बोलेगी कि अगर कल को चलकर कोई ऐसा क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का देखने को मिलता है, कोई क्रिमिनल कैंडिडेट पॉलिटिक्स के अंदर आता है, तो सेक्शन 8 जो है इस एक्ट का ये बोलता है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर उसको कोर्ट ने पनिश कर दिया है, तो उसको 2 साल से ज्यादा की अगर सजा मिल गई है, तो 6 साल तक उसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाएगा। ये बातें देखने को मिलेगी। पर इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, यहाँ पर आप लोगों को पता है सनी देओल की मूवी देखी है दामिनी, तारीख पर तारीख। अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट, जब तक उसके ऊपर क्रिमिनल के चार्ज जो हैं वो वेरीफाई नहीं हो जाते हैं, तब तक यहां पर उसके ऊपर ये प्रतिबंध नहीं लगेगा। यानी कि वो केस इतने लंबे समय तक खींच देते हैं कि इंसान निकल जाता है इस धरती पर से, पर उनका केस कंप्लीट नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। 2014 में जो प्रेजेंट ये एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पर जो पावर में आया था, जो आज के में गवर्नमेंट चला रहे हैं, इनके द्वारा बोला गया था 100 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर हम लोग सारी चीजों को खत्म कर डालेंगे, सब चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि उस टाइम पर जो केस थे आप लोग देख सकते हैं 34% यहां पर केस थे उस टाइम पर, जब बोला गया था कि इनको 100 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। और 100, 200, 300, 400 पता नहीं कितने दिन चले गए। अब तो फिर से यहां पर 2024 में नई गवर्नमेंट आ जाएगी, पर लेकिन अब तक भी यहां पर इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और बढ़ोतरी होगी ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विल पावर जो है पॉलिटिशियन की, वो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर जो है वो इनको रोकती है ये सारे काम करने से, क्योंकि इनको ये लगता है कि जिंदगी कट तो रही है अच्छी, फालतू में क्यों अपने गले में फंदा डालना है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी खतरनाक चीजें आ रही है जिसके ऊपर यहां पर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल हालांकि मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं, पर लेकिन आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा इसके बारे में। एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो इसके बारे में आइए इस पर नजर डालते हैं। ये बात करेंगे हम लोग यहां पर एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में। तो एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? पहले तो एसेट जो शब्द होता है वो क्या होता है? एक तरीके से प्रॉपर्टी। आप लोगों ने सुना होगा लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में। जैसे बैंक के अंदर आप लोग जाकर अपना पैसा धरते हैं, तो आप लोगों ने बैंक के अंदर अपना पैसा रख दिया ले जाकर, तो बैंक का जो अंदर पैसा रखा हुआ है वो आप लोगों की एसेट है, उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। पर लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो देना है आप लोगों को रिटर्न। आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसके चलते लड़का और लड़की में भी यहां पर ये कॉन्सेप्ट कई बार इंप्लीमेंट कर देते हैं कि जब लड़का पैदा होता है तो ये मानते हैं घर में एसेट हो गया, इनके एक तरीके से कमा कर देगा, वो सारी चीज देखते हैं। लड़की पैदा होती है तो ये बोलते हैं कि लायबिलिटी हो गई, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखकर चले तो लड़कियां एसेट्स होती हैं कहीं ना कहीं, और लड़के जो होते हैं वो यहां पर एक तरीके की लायबिलिटी होते हैं,
क्योंकि पूरा कितना भी पैसा खर्च कर लो, एट द एंड ऑफ द डे जो माँ बाप के मैक्सिमम काम आती है आज के डेट में देखने को मिलेगा वो लड़कियां ही आती हैं। लड़के जो होते हैं एक अलग ही ट्रेंड सेट कर रहे हैं आज के डेट में, खासकर पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने न्यूज में कई सारी चीजें पढ़ी भी होंगी। हालांकि सबके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है, पर हाँ मैक्सिमम कोई भी लड़की अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकती, पर एक लड़का अपने माँ बाप को इजीली घर से निकाल सकता है। क्योंकि ये सिचुएशन आप लोगों ने सोसाइटी में देखी है पिछले कुछ टाइम में, जब अभी यहां पर कोविड-19 के केसेस चल रहे थे, बहुत सारे लोग जो है उनकी संख्या बढ़ गई वृद्ध आश्रम में। तो ये आप लोग देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन निकल कर आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो लड़कियां लायबिलिटीज, लड़कियां जो है वो एसेट्स हैं और लड़के लायबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि लड़कों के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है वो माँ बाप को रिटर्न नहीं मिल रहा है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में माँ बाप खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि हालांकि दोनों को ही एक तरीके से एसेट्स मानना चाहिए, किसी को लायबिलिटी के तरीके से नहीं देखना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अभी आप लोग इसी में देख लो, हरियाणा में जो लड़कियां निकल कर आ रही है, शानदार परफॉर्मेंस। अगर बात करें ओलंपिक के अंदर में सबसे पहले जो शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली वो लड़कियों की देखने को मिली। पहली बार भी जब लास्ट ईयर ओलंपिक हुए थे, जब 2016 में, उस टाइम पर भी आप लोगों को पता है कि लड़कियों के द्वारा ही एक तरीके से इज्जत बचाई गई थी पूरे देश की। तो उस टाइम पर भी आप लोगों ने देखा। अच्छा, लास्ट ईयर 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए थे और किस किस फील्ड में मेडल जीते गए थे बताइए तो जरा। छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं पर भी बन जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया रखोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हाँ, उड़ीसा पीसीएस का एग्जाम कैसा हुआ, कई सारे बच्चे एग्जाम देकर आए, कई सारों ने मेल भी किया, काफी अच्छा लगा इस तरीके से। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए चीजें। देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहां पर आप लोगों को, ये जो दो वीडियो आती है आप लोगों के सामने, ये आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठेंगे। एक बोले सर कौन बनेगा करोड़पति, में काफी सारे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं हम लोग लेक्चर को देखकर। तो देखिए ये सारी चीजें आप लोग अगर उसको यूटिलाइज करोगे ना, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि नॉलेज जो है वो एक तरीके से कितनी भी इकट्ठी कर लो, जब तक आप लोग उसका एप्लीकेशन नहीं करोगे तब तक वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। दुनिया भर की किताबें रखी हुई हैं पर पता है ही नहीं नॉलेज का एप्लीकेशन कहां करना है। ठीक है, उन्हें पढ़े लिखे बेवकूफ, तो वो वाली चीज कैटेगरी में नहीं आना है। अगर आप लोगों ने नॉलेज इकट्ठी की है तो उसका एप्लीकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वो वाली इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए कि इंजीनियर बन गए पता नहीं है कि किस तरीके से एक फ्यूज तक कैसे हेड कर रहे हैं तो बन गए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल तुरंत एप्लीकेशन आना चाहिए। जैसे 3 इडियट में आप लोगों ने आमिर खान को देखा होगा, तो इस तरीके के पैटर्न में आप लोगों को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और आगे भी अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, एग्जाम को पूरा फोकस देकर रिवीजन के ऊपर पूरा फोकस रखिए। अगर बात करें यहां पर ये बेसिकली है क्या, अभी जिसके बारे में बात की जा रही है, एसेट मोनेटाइजेशन। तो जो एसेट्स होती है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वो उसको मोनेटाइज कर रही है, एक तरीके से किराए पर दे रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक तरीके से अपना जो माल है वो किराए पर दे देना, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण लेकर समझाता हूं। जैसे कि यहां पर अगर बात करें, एक पर्टिकुलर ट्रेन है या फिर मेट्रो है, गवर्नमेंट के द्वारा उस ट्रेन या फिर मेट्रो को बनाया गया। ठीक है, बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया, किसी प्राइवेट कंपनी जैसे कि रिलायंस है, उन्होंने उसको यहां पर उसको किराए पर दे दिया एक तरीके से। तो गवर्नमेंट को यहां पर पैसा आता रहेगा, तो गवर्नमेंट को पैसा आता रहेगा, तो वो पैसा जो है गवर्नमेंट कहीं भी यूज कर सकती है, एजुकेशन के फील्ड में यूज कर सकती है, या फिर किसी ढांचागत विकास में या फिर हेल्थ के सेक्टर में यूज कर सकते हैं उस पैसे को। होगा क्या, जो किराए पर कोई चीज जाती है तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जाती है। अब टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया किराए का, तो फिर से प्रॉपर्टी जो है किसके पास आ जाएगी, वो गवर्नमेंट के पास में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम सेट करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर इस टाइम पर जो एसेट्स जो यहां पर दी जाती है, जिस प्राइवेट कंपनी को मान लीजिए रिलायंस को दी गई है, वो यहां पर अपना पैसा तो कमाएगी, जो भी रेलवे से यहां पर किराया आएगा वो सब चीजें चलेंगी। इसी के साथ में यहां पर वो इसको मेंटेन भी रखेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि इसको बर्बाद कर ढांचा, मान लीजिए किसी को घर दिया किराए पर, उसने सारे बोर्ड जला दिए, पंखा जला दिया, दीवार तोड़ दी, वहां पर जो वॉशरूम वगैरह जो किचन वगैरह सब बर्बाद कर दी, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा किराए पर अगर आप लोग कुछ सामान लेते हैं तो प्रॉपर एग्रीमेंट में लिखा है कि जैसा है वैसा ही दिया जाएगा। अगर कुछ बेकार होता है तो अब तो यहां पर चेक कर लो कि हाँ क्या क्या बेकार है, पर लेकिन इसके बाद में अगर कुछ बेकार होगा, हम लोग इससे पहले अगर कुछ बेकार होगा आप लोग एंट्री करने से पहले, तो मकान मालिक सही करके देगा, पर लेकिन एंट्री करने के बाद में अगर कुछ बेकार होता है तो आप लोगों को सही कराना पड़ेगा। तो वही चीजें यहां पर भी देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट में यहां पर बेसिकली प्राइवेट सेक्टर करना चाहे तो कर सकता है। तो यहां पर अभी कई सारे ऐसे फील्ड है जिसमें एसेट्स मोनेटाइजेशन के बारे में इनके द्वारा बात की गई है। तो इसके चलते गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे पास में लगभग 6 ट्रिलियन रुपए आने वाले हैं। 6 ट्रिलियन जो रुपए यहां पर आने वाले हैं, ये लगभग 4 साल में हमारे पास में ये रुपए आने वाला है, जिसको हम लोग आगे फिर यूज करेंगे। किस किस एरिया से पैसा आएगा, रेलवे से आएगा, टेलीकॉम से आएगा, रोड ट्रांसपोर्ट से आएगा, पावर से आएगा, यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के लिए, सिविल एविएशन, पेट्रोलियम, और यहां से। तो ये मिनिस्ट्री है जो एसेट्स मोनेटाइजेशन का प्लान कर रही है। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि ट्रेन, जैसे कि रेलवे के बारे में बात करें तो 50 स्टेशन, 150 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन जो है वो मान लीजिए किराए पर दे दी कि यहां से आप लोग अर्निंग करो, पैसा कमाओ और एंजॉय करो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन यहां पर अगर एसेट्स मोनेटाइजेशन के बारे में आप लोग बात करें तो बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा और एग्जाम में बन भी सकता है आंसर राइटिंग के लिए। बात की जा रही है एसेट मोनेटाइजेशन इज ए फाइन, यानी कि एक अच्छा तरीका है, अच्छी चीज है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं इफ एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, यानी कि अगर प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको एग्जीक्यूट करें
और बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई, एंड दैट इज ऑलवेज ए बिग इफ, यानी कि जो इफ लगा हुआ है ना यहां पर, ये इफ एग्जीक्यूटेड, ये इफ वो जो है वो बहुत बड़ा है अपने आप में, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। तो एसेट्स मोनेटाइजेशन अच्छा काम है ये, बिल्कुल ऐसे ऐसे मोबाइल जो है वो एक अच्छी डिवाइस है इफ यू आर अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर यूटिलाइजिंग इट इन प्रॉपर वे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर आप लोग उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब की रील पर, यूट्यूब के जो सोर्स होते हैं उनके ऊपर नहीं लगे हुए हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 घंटे मोबाइल को टच करना है, तो 2 घंटे टच करने के बाद मोबाइल से क्या करना है, वो वाली चीजें पता होनी चाहिए। तो ये इफ लग गए यहां पर, तो इफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर यहां पर उसको ढंग से यूटिलाइज किया गया तभी अच्छी चीज है, अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया तो ये बर्बाद भी कर देगी, ऐसा यहां पर बोला गया है। अब बर्बाद क्या कर देगी? एसेट मोनेटाइजेशन एक तरीके से एक ऐसा प्लान है जिसमें आप लोग चीजों को किराए पर दे रहे हैं, पर लेकिन कई बार आप लोगों ने ऐसे भी केस सुने होंगे कि किराएदार जो है वो इतना ज्यादा बदतमीज हो गया है कि उस किराए के घर को बेसिकली दबाकर बैठ गया, वो एक तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एसेट मोनेटाइजेशन यहां पर कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो पता चला अभी तो आप लोग इसको मोनेटाइज कर रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, पता चला कल को गवर्नमेंट के हाथ से ये चीजें निकल गई और ये चीजें जो है प्राइवेटाइज हो गई, एक तरीके से ओनरशिप जो है प्राइवेटाइजेशन के हाथ में चलेगी आराम से। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो यहां पर प्लान है इनका 6 लाख करोड़ का आप लोग यहां पर ये प्लान देखने को मिलेगा, जिसके चलते काफी कुछ आगे यहां पर चीजें निकल कर आने वाली है। तो अलग अलग एरिया में आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहां पर सामने निकल कर आएंगी, तो इसी के बारे में कुछ मैं यहां पर आप लोगों से बातें करूंगा कई सारी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह कि किन एरिया में अभी इनके द्वारा ये प्लान किया गया जिसके चलते एसेट्स मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, और यहां पर और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर इनके द्वारा जो नॉर्मली प्लान अभी किया जा रहा है, ये किया जा रहा है जैसे कि रोड हो गया, कोल माइन हो गई, तो ये वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर आगे भी कई सारे प्रोग्राम है, फिलहाल जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, पावर सेक्टर हो गया, आगे चलकर एयरपोर्ट हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, स्टेडियम हो गए, पावर ट्रांसमिशन हो गया। मैंने दिखाया ना आप लोगों को यहां पर जैसे स्पोर्ट के मामले में, तो पता चला एक स्टेडियम जो है वो इन्होंने यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो इन्होंने क्या किया, किराए पर दे दिया, तो वहां से पैसा आ रहा है, उस पैसे को फिर यूज किया जा रहा है। तो इनका टारगेट है 20,000 करोड़ रुपए यहां से इकट्ठा किए जाए देश के अंदर, जहां जहां पर भी जो भी स्टेडियम है, तो फिर उस पैसे को ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा। आप लोग बोल सकते हैं ऐसा काम क्यों किया जा रहा है? ऐसा काम यार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते जो फिस्कल हालत है देश की वो काफी बर्बाद हो गई है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अभी यहां पर चेयर करने वाली है। क्वेश्चन बन जाएगा कि यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी चेयरपर्सन कौन है, कौन उसको चेयर कर रही है? तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री यहां पर चेयर करती है, यानी कि निर्मला सीतारमण जी यहां पर इसको चेयर करेगी। और इसी के साथ में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है वो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर से पैसा यहां पर यूटिलाइज किया जाना है, उसके साथ में भी काम किया जाएगा। अगर आप लोग जो नैनो मैगजीन वाली वीडियो है जो डेली शाम को 9 बजे आती है, अगर आप लोग वो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मैंने आप लोगों से ये आर्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है उसके चलते ये बोला गया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एज ए फंड इकट्ठा करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यूज किया जाएगा, ताकि जो हाईवेज वगैरह हैं उनको ढंग से डेवलप किया जा सके। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये एक तरीके का म्यूचुअल, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है ये वर्क करेगा लाइक म्यूचुअल फंड। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि हाँ आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर दिया फिर आप लोग रिटर्न वहां से मिल रहे हैं, तो ये भी यहां पर भी कुछ इसी तरीका ये फंड बनाया गया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यहां पर इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत यहां पर जो पब्लिक एसेट्स है जैसे हाईवे हो गया, गैस पाइपलाइन, रेलवे ट्रक, ये सारी चीजें, रेलवे ट्रैक वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनको मोनेटाइज किया जा रहा है और पैसा निकल कर आएगा, फिर उसको यूज किया जाएगा। इसमें फाइनेंशियल जो सेक्टर रेगुलेटर है जैसे RBI हो गया, सेबी हो गया, IRDI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या PFRDA, ये सारे यहां पर मिलकर बेसिकली इसका पार्ट रहेंगे। ये सारे मिलकर काम करेंगे कि नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसको कैसे आगे लेकर चलना है। और एस्टिमेशन जो मैंने बताया ना अभी आप लोग यहां पर 5.96 लाख करोड़ रुपए यहां पर 4 साल में इकट्ठा करने का टारगेट है, क्योंकि कोविड-19 ने कमर तोड़ दी है, तो इसलिए जरूरी हो गया है इस तरीके यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट करना। तो यही बातें शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिखी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि जो यहां पर ये पैसा आएगा उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाएगा, पर लेकिन कंडीशन यहां पर यह भी कि प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने बताया ना कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहां पर हमारे देश में जो भी हाईवे है उनको मेंटेन रखने का काम करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसके बारे में कुछ बातें करूं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर बनने लगे तो कंफ्यूज मत होना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 1988 में ये बनाई गई थी। नेशनल हाईवे जो हमारी कंट्री में है उनको मैनेज करने का काम करती है। इसी के साथ में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक एक्ट के थ्रू ये बनाई गई। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती है पार्लियामेंट में पास करके। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी?
तो यार कोई भी बता देगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। योगेंद्र जो नारायण वो पहले इसके चेयरपर्सन थे, एनएचआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और मोटो बड़ा शानदार मुझे लगता है इसका, नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि हम लोग जस्ट रोड नहीं बना रहे हैं, हम लोग देश बना रहे हैं। और इसके साथ में एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया इसरो के साथ में, ताकि मैपिंग की जा सके अपने हाईवे की और हम लोग चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करके चल सके। तो ये भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते जो नेशनल एसेट्स जो मोनेटाइजेशन का ये प्रोग्राम है, इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ही ओनरशिप का राइट रहेगा, वो उसको जस्ट किराए पर दे रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर और बताता हूं, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। जैसे कि अगर बात करें हम लोग अभी यहां पर मैंने बोला ना कि हम लोग इनको मोनेटाइज कर रहे हैं, पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर, इंटरेस्टिंग बात यहां पर यही है कि इसके चलते कई सारी टेंशन रहती है लोगों के माइंड में कि यार ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया ना, इसके साथ में चैलेंज क्या है। एक तो प्रॉपर वे में रिवेन्यू सिस्टम जो रहता है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कि क्या क्या रिवेन्यू सिस्टम कहां पर किस तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। दूसरा यहां पर ये रहता है कि ये बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी यहां पर एसेट्स मोनेटाइजेशन कर दिया तो प्राइवेटाइजेशन की फील्ड में ये पहला स्टेप हो गया कि आगे आने वाले टाइम में चीजें प्राइवेटाइज हो सकती हैं। तो ये चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मैंने आप लोगों को यहां पर ये बताया भी था, अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि प्राइवेटाइजेशन में और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, जब तक 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास में है तब तक गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो सब मानेंगे। पर लेकिन जैसे 51% शेयर जो है किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में पहुंच गए, अब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उनके हाथ में रहेगी, यानी कि जो वो कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया। तो इस टाइम पर ये प्राइवेटाइजेशन इसका हो गया, यानी कि अब गवर्नमेंट जो है वो एक पार्ट तो रहेगी इसका, पर लेकिन डिसीजन जो है वो प्राइवेट का रहेगा, वही यहां पर इंप्लीमेंट करेगा। तो अगर दोनों के पास में 50-50 शेयर है तो दोनों मिलकर काम करेंगे, पर लेकिन अगर एक के पास में भी 1% ज्यादा हो गए तो फिर यहां पर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आपने बोला कि यहां पर एक तरीके से जो पीएसयू वगैरह है, क्या यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर प्राइवेटाइज किया जाता है तो क्या ये गलत है? तो मैंने यार आप लोगों को बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताया था। मैंने कहा था कि जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है वो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, तो उसको यहां पर आप लोगों को एक तरीके से ना तो प्राइवेटाइज करना है और कोशिश करो कि डिसइन्वेस्टमेंट भी उसका ज्यादा ना किया जाए। एक तरीके से पर करो भी अगर डिसइन्वेस्टमेंट तो 50% कम से कम आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। पर लेकिन जो पीएसयू लॉस मेकिंग पीएसयू है, जैसे बीएसएनएल, एयर इंडिया, इन सबके बारे में मैंने बताया था, इनको आप लोग प्राइवेटाइज कर सकते हो। अगर आप लोगों को लग रहा है ये फालतू का बर्डन डाल रही है गवर्नमेंट के ऊपर तो इनको प्राइवेटाइज कर सकते हो। पर लेकिन अगर आप लोग बोलने लगे रेलवे को भी प्राइवेटाइज करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रेलवे बहुत सारे लोगों का साधन है, एक तरीके से जर्नी का तरीका है। अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दे तो कैसे काम चलेगा, बहुत सारी दिक्कत देखने को यहां पर मिल जाएगी। आधी जनता इतनी रेलवे में घूमती है कि कई देश की कंट्री की इतनी यहां पर पॉपुलेशन नहीं जितने हमारे देश रेलवे में घूमते थे आज की डेट में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कोविड-19 के चलते अलग चीजें रुक गई है, वो एक अलग बात है, वरना आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जो खासकर सोसाइटी पर ह्यूज इंपैक्ट डालने वाले सेक्टर है उनको आप लोगों को प्राइवेटाइज, कम से कम प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, गवर्नमेंट सही कर रही है, फिर क्या आप लोग इस तरीके से देखते हैं। तो अगर यहीं पर ही आप लोग एक एनालिटिकल अपनी अप्रोच जनरेट कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। 47% के करीब यहाँ पर अचीव किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, 17% के करीब अचीव किया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा, और यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है इनके द्वारा 91% अचीवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस फील्ड में, जो भी यहाँ पर ये अभी प्राइवेटाइज डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इनके द्वारा डिसाइड किया गया वो उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो देखिए अच्छा है, यहाँ से आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। पर लेकिन रियलिटी में यह है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ आप लोगों ने अगर यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया तो अगर आगे चल के फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी तो उसका सोल्यूशन क्या निकालोगे, उसके बारे में भी तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना। तो चैलेंज भी देखने पड़ेंगे आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग इस पूरे आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 2 आर्टिकल मैंने कवर कर दिया, एक ही आर्टिकल के अंदर, कल का भी आप लोगों का रिवीजन करा दिया। ठीक है, एक छोटी सी और पॉइंट यहां पर आप लोगों को बता देता हूं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन के बेस पर भी यहां पर रहेगा कि एसेट्स मोनेटाइजेशन अगर आप लोग यहां पर कर रहे हैं, एसेट्स जो भी आप लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जिसको बेसिकली बोला गया एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसी प्रोफेशनल बॉडी आप लोगों को बनानी पड़ेगी जो कि जो भी चीजें आप लोगों ने मोनेटाइज की है, मान लीजिए आप लोगों ने रेलवे ट्रैक दे दिया, आप लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड दे दिए प्राइवेटाइज के हाथ में कि आप लोग इसको देख लो। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर आप लोगों ने दे दिया, पेट्रोलियम गैस लाइन सेक्टर दे दिया आप लोगों ने। अब ये भी तो देखो जिसको आप लोगों ने दिया है वो आप लोगों का घर जो है वो संभाल पा रहा है नहीं संभाल पा रहा है। अगर वो ढंग से नहीं संभाल पा रहा है तो फिर उसको जो है उसको फिर लात मार कर भगाओ, फिर किसी और को लेकर आओ या फिर अपने आप मैनेज करो। पता चला आप लोगों का पूरा घर ही बर्बाद करके चल दिया आप लोगों ने सपनों से वो जो घर बनाया था, तो वो वाली चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें हैं यहाँ पर, आप लोगों का क्या आइडिया है, आप लोग कैसा लगे यहाँ पर ये बेसिकली आर्टिकल जरूर बताएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो यार देखिए पूछिए जरूर। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल। आइए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से।
सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर अभी निकल कर आ रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है रॉकेट टारगेट किया गया किसके चलते, यहाँ पर काबुल के एयरपोर्ट के पास में। तो कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। कंडीशन यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रही है किसी को क्या चल रहा है। यूएस से निकल कर आ गया, अब यहाँ पर चीजों को बोल रहा है कंट्रोल करके चलेंगे, उसी के साथ में मतलब सब अलग अलग लेवल पे अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो हमारी कंट्री में अभी कंसर्न भी दिखाया गया राजनाथ साहब के द्वारा कि देखते हैं अभी क्या कंडीशन निकल कर आती है। लोग जो है यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, उनको किसी को पासपोर्ट वीजा वो सब चीजें देखने कुछ मिल ही नहीं रही है, कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा है। तो अलग ही मुद्दा है। तो देखते हैं कब तक चीजें नॉर्मल हो पाती हैं। अफगानिस्तान के अंदर ये सारी सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, पड़ोसी देश है यहाँ पर ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहां पर उसमें 10% के करीब ओनली वैक्सीन अभी अवेलेबल है यहाँ पर। ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो मेडिसिन की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है वो दिक्कत में पड़ सकती है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया। कल जन्माष्टमी था, तो कैसा रहा आप लोग का जन्माष्टमी बताइएगा। आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली बैन कर दिया गया शराब, दारू, मीट सेल जो यहाँ पर मथुरा के अंदर में, क्योंकि कृष्ण जी की जन्मभूमि है वो। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी कंट्रोवर्सी बन जाती है, क्योंकि राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू चॉइस के अंदर जब आप लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट है इंसान का, उसको क्या खाना है क्या पीना है ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। तो ऐसी बातें बोली जाती हैं, कई बार ऐसे केस आ चुके हैं, पर लेकिन फिर भी ये कंडीशन जो है ऐसी बनी रहती है। अभी अगर बात करें जहां पर बात करें तो रिनोवेट जो किया गया यहाँ पर, ठीक है, नोट रीस्टोर, यानी कि बोला यह गया कि जो अभी जलियांवाला बाग जो आप लोग यहाँ पर ये म्यूनिमेंट था यहाँ पर ये, इसको बेसिकली मेमोरियल जो था यहाँ पर ये एक तरीके से इसको रिनोवेट किया गया, ना कि रिस्टोर किया गया। तो यहाँ पर जो इसकी एक तरीके से जो नेचुरलिटी थी वो यहाँ पर खत्म कर दी गई है, ऐसा बोला गया। 13 अप्रैल 1919 में यहाँ पर ये मैसाकर देखने को मिला, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पर एक खतरनाक खूंखार दरिंदा, जिसके एक तरीके से ना तो दिल था और ना ही उसके अंदर कोई दिमाग था। तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर एक मैदान में काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे एक पर्टिकुलर कानून के खिलाफ। ये कानून क्या था? कानून था यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, कई बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा, रॉयल टैक्ट उसको बोला जाता था, जिसको काला कानून का भी नाम दिया गया। तो ये जो एक्ट ऐसा आया था कि किसी भी इंसान को पकड़ लो बिना उसको कोई एक तरीके से ना केस चलाए हुए उसको जेल में उठाकर डाल दो। तो दो पर्सनैलिटी सत्य यहाँ पर एक सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको जेल में डाल दिया गया। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जो थे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पर मिलिट्री कमांडर जो जनरल डायर था ये अमृतसर का, ये फोर्स को लेकर यहाँ पर पहुंच गया। निहत्थे लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक कि सारी जो यहाँ पर कंप्लीट इसके अंदर जो गोलियां थी वो खत्म नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो इसी को यहाँ पर जो भी चीजें थी उसको एक तरीके से ऐसा अभी यहाँ पर जो क्रिएट किया गया, तो बोला यह गया कि नेचुरलिटी जो होती है उसको हटाकर यहाँ पर अभी एक नया अच्छा सा दिखा दिया गया। लोग अगर कोई यहाँ पर घूमने आएंगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कभी ऐसा कुछ हुआ था, उनको ऐसा लगेगा कि एक म्यूनिमेंट देखने जा रहे हैं सुंदर सा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये हिस्ट्री का डिस्टोर्शन है। यहाँ पर जैसी चीजें हैं उसको उसी वे में सहज कर रखने को हिस्ट्री कहते हैं, ना कि नई नई इमारतें बनाना उसको और पुरानी इमारतों को तोड़कर। वो डिस्ट्रक्शन है हिस्ट्री का, आने वाली जनरेशन समझ ही नहीं पाएगी एक्चुअल में क्या था। इसको पार्क की तरीके से लोग देखेंगे और जाएंगे, बैठेंगे, पिकनिक मनाएंगे और वहां से चले आएंगे। और वहां पर हजारों लोग जिनको वहां पर उस टाइम पर मारा गया उनकी कब्र पर बैठकर वो पिकनिक मनाएंगे। तो उसकी नेचुरलिटी दिखनी चाहिए। अगर वहां पर कोई जाए तो वहां पर ऐसी फीलिंग आनी चाहिए थी कि क्या हुआ था यार यहाँ पर, ना कि वहां पर इतना सुंदर सजावट करके उसको ऐसा बना दिया। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आगे बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारी जितनी मूवीज होती हैं वो आप लोगों को देखने को मिलता है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर खासकर बात करें तो योगी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया यहाँ पर अभी रिसेंटली। तो बोला जा रहा है कि एक नई फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जनवरी से स्टार्ट होगी। 1000 एकड़ में फैली हुई है, लगभग 6000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे ताकि जो मोनोपोली है मुंबई की वो खत्म की जा सके और उत्तर प्रदेश में एक नई फिल्म सिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनाउंस किया गया था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस एरिया में यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव है, अच्छा है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, अलग अलग एरिया में चीजें अवेलेबल है तो अच्छा रहेगा। राजस्थान में स्कूल जो है वो 1 सितंबर से ओपन हो जाएंगे, तो तैयार रहिए अपने बस्ते तैयार करके, खासकर जो बच्चे हैं उनके लिए बातें बोली जा रही है। आगे अगर बात करते हैं तो इंडिया जो है वो बोला जा रहा है कि हम लोग पैलेस्तीन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। पैलेस्तीन के लिए देखिए जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में अगर बात करें आप लोगों से, अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर ही होगी। अगर आप लोग जाएंगे पैलेस्तीन के अंदर तो आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, ये आप लोग देखिए यहाँ पर ये हो गया जेरूशलम, यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा वेस्ट बैंक हो गया, पैलेस्तीन का पोर्शन माना जाता है।
ये गाजा स्ट्रिप हो गया। तो यहाँ पर आज की डेट में भी इजराइल और यहाँ पर जो पैलेस्टीन है उसके बीच में रस्साकसी है, तो उसी को लेकर बोला जाता है कि इनके बीच में सोल्यूशन होना चाहिए। तो उसी के बारे में पीस प्रोसीजर के बारे में बात बोली जा रही है हर्ष संघागले द्वारा, जो हमारी कंट्री में फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो ये सारी बातें तो देखते हैं शांति कब तक आती है। टू नेशन थ्योरी के बारे में बात की जाती है कि हिंदुओं के लिए जो बेसिकली ज्यूज के लिए उनके लिए अलग नेशन, और जो दो यहाँ पर बेसिकली मुस्लिम जो है उनके लिए अलग नेशन, पर लेकिन उसको अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक कार्टून है, आप लोगों को पता है, जो मैंने अभी आर्टिकल डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने प्राइवेटाइज करने के बारे में बात की, यानी कि प्राइवेट के हाथ में पावर दी जा रही है, खासकर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मोनेटाइजेशन प्लान जो है यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो टॉय ट्रेन है, आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पे बेसिकली यहाँ पर ये टॉय ट्रेन जो निकल कर आई, आगे चलकर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको डाला गया 1999 में। तो बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी के हाथ में अगर चली जाएगी तो प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेंगे, लोकल जो एस्पायरेशन है उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो कम से कम ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो दार्जिलिंग के अंदर जो टॉय ट्रेन है उसको बोला जा रहा है उसकी जो नेचुरलिटी है वो खराब हो जाएगी अगर प्राइवेटाइजेशन के हाथ में उसको दिया जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रिस्टोर करने की बात की जा रही है। पासमीना जो सोल है एक तरीके से, देखिए वहां पर एक पासमीना जो गोट है उसके नाम पर यहां से बेसिकली सोल निकल कर आता है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो उसी के चलते लद्दाख वाले रीजन में ये काफी ज्यादा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो बकरी के ऊपर से जो यहाँ पर एक तरीके से ना वो जो उसके बाल काटे जाते हैं तो उसको फिर यूज किया जाता है यहाँ पर ये चीजें बनाने में। तो सोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है खासकर, और ये इस तरीके से पासमीना के बारे में बात करें तो कश्मीर और नेपाल वाले रीजन में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यूएसए के जो ट्रूप है वो देख रहे हैं कि जो स्ट्राइक की जा रही है उसमें कितने सिविलियन तो नहीं मारे जा रहे हैं, वो सब चीजें अब देखते रहो अब क्या होने वाला है। जो हो गया तो हो गया। नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया बोला है कि अभी यहाँ पर एक तरीके से आने वाले टाइम में लग रहा है कि ये फिर से जो अपने जो न्यूक्लियर पावर है उसको ये स्टेब्लिश करते हुए नजर आएंगे, रिएक्टर को रीस्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर कई सारी बातें की गई थी पर लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके द्वारा ये बातें बोली गई है कि नॉर्थ कोरिया जल्दी फिर से इन चीजों को स्टार्ट कर सकता है। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या कोई निकलेगा, वो वाली बात है। मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये माउंटेन पूछी थी, पैक तो जो यहाँ पर पर्वत है इसको किस किस के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आंसर है ए यहाँ पर ये, ठीक है। ऊपर है यहाँ पर चाइना और नीचे नॉर्थ कोरिया, इसके बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है, आप लोग बताइए जरा इसका नाम क्या है, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर कैसा लगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाना है। बाकी अगर लग रहा है आप लोगों को सही है लेक्चर तो उस हिसाब से आप लोग फीडबैक जरूर देना। लेक्चर को लाइक कर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों को लगे लेक्चर में 10 मार्क्स में से कितना मार्क्स देंगे उसके हिसाब से बता सकते हैं। लगता है लेक्चर अच्छा है, दूसरों तक भी आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं। अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। पर लग रहा है कि नहीं है तो फिर मैं तो शेयर करना है किसी के साथ में, यहीं पर ही रुक जाना है। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, जो टेलीग्राम मैंने दिखा है सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आसानी से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो इसी के चलते मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।